बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने गद्य के पाठ 3 तक का अध्ययन किया था। इसके पश्चात हमने कुछ रिवीज़न के वीडियो भी भेजे। तो आशा है कि वो सारे वीडियो आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और गद्य के पाठ 4 का अध्ययन आरंभ करेंगे। पाठ है भाषा और आधुनिकता। लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। दक्षिण भारतीय विद्वान थे ये। मलयालम तमिल भाषा में अच्छा ज्ञान था इन्हें, किंतु उतने ही अच्छे ये गैर हिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में तत्पर रहे। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय अर्थात जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके पश्चात पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम किसी भी पाठ का जीवन परिचय जब लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उस लेखक या कवि के जीवन के कुछ स्मरणीय बिंदु, स्मरणीय संकेत पहले पढ़ते हैं। सूक्ष्मावलोकन कह सकते हैं, स्मरणीय संकेत कह सकते हैं। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जन्म इनका सन 1919 में। भाषा, जन्म स्थान आप लिख लीजिएगा। भाषा भाव तथा विषय के अनुकूल, सरल, प्रवाहमयी, रोचक। शैली में इनकी नए मुहावरे, लोकोक्तियाँ, नए भाव और नए शब्द तथा रोचक शैली। रचनाएं हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन। यह तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र का पथ प्रदर्शक है। इसके अतिरिक्त और अनेक ग्रंथ लिखे। अन्य बातें, गत 32 वर्षों से, पिछले 32 वर्षों यानी कि काफ़ी पुरानी पुस्तक है ये। उस समय 32 वर्षों से आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, इस समय स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में अध्यक्ष। तो इस समय नहीं, ये कुछ समय तक रहे, ऐसा आप लिखेंगे। मृत्यु इनकी 30 मार्च 2005 में हुई। इस पुस्तक में नहीं दिया था, इसलिए अलग से ये जोड़ा है मैंने। साहित्य में सेवारत रहे सदैव। अब विस्तार से इनका जीवन परिचय। श्री जी सुंदर रेड्डी का जन्म वर्ष 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई व उच्च शिक्षा हिंदी में। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक, 30-32 था लगभग इसलिए लिखा है, आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया। 30 मार्च 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक सेवाएं इनकी: श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील। जो भारत देश भाषाओं के आधार पर दक्षिण और उत्तर में बटा हुआ है, उसे एक करने का इन्होंने, भाषा के आधार पर एक करने का प्रयत्न किया। प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किया है। अहिंदी भाषी या गैर हिंदी भाषी लिख सकते हैं। प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृतियाँ, रचनाएं या कृतियाँ। प्रोफेसर रेड्डी के अब तक 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी जिन रचनाओं से साहित्यिक संसार परिचित है, उनके नाम इस प्रकार हैं: साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, वेलुगु वारुल, तेलुगु में है ये, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये अंग्रेजी में संपादित ग्रंथ है इनके द्वारा। नंबर थोड़ा सा इसमें गलत टाइप है, इसको सही कर लीजिए। इनके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में अनेक निबंध प्रकाशित हुए। इनके प्रत्येक निबंध में इनकी मानवतावादी दृष्टिकोण
इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। भाषा शैली। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की भाषा परिष्कृत, परिमार्जित तथा साहित्यिक खड़ी बोली है, यहाँ तथा करिए, जिसमें सरलता, स्पष्टता और सहजता का गुण विद्यमान है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषा के भी शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने प्रायः विचारात्मक, समीक्षात्मक, सूत्रात्मक, प्रश्नात्मक आदि शैलियों का अपने साहित्य में प्रयोग किया है। इसमें संदेह नहीं कि गैर हिंदी भाषी होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा के प्रति अपने जिस निष्ठा व अटूट साधना का परिचय दिया वह अत्यंत प्रेरणास्पद है। अपनी सशक्त, यहाँ सही करिए, सशक्त लेखनी से इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। अब पाठ आरंभ करेंगे। पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। यहाँ पर भाषा और आधुनिकता दोनों का समन्वय बताया है कि भाषा में किस तरह आधुनिकता आवश्यक है। जैसे हमारे जीवन में हम अपने जीवन को जब विकास की ओर आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक बनाने का प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे जीवन में आधुनिकता हो। उसी प्रकार भाषा यदि आधुनिकता से ओतप्रोत होगी, भाषा में नए नए विचार होंगे, नए प्रयोग होंगे, तो हमारी भाषा भी विकसित हो सकेगी। इसीलिए यहाँ पर इस निबंध में जी सुंदर रेड्डी जी ने बताया है कि भाषा को सजीव और गतिशील बनाए रखने के लिए उसका नित्य नवीन होना अपरिहार्य है। कि नित्य प्रति हर दिन जैसे हमारे जीवन में नए प्रयोग होते हैं, वैसे ही भाषा में नए प्रयोग होने चाहिए। आपका मानना है, आपका अर्थात जी सुंदर रेड्डी का मानना है कि हमारी संस्कृति निरंतर विकासशील है। उसे वाणी देने के लिए भाषा में नए नए शब्दों का आविष्कार आवश्यक है। हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, निरंतर क्या है, विकासशील है। हर रोज़ नए विकास की ओर, एक नए पड़ाव की ओर बढ़ती है संस्कृति। तो वैसे ही अगर संस्कृति किसके दम पर, संस्कृति भाषा के बल पर आगे बढ़ती है। संस्कृति स्वयं से नहीं, भाषा, व्यवहार, आचरण के बल पर बढ़ती है। तो अगर भाषा में आधुनिकता आएगी, भाषा में नवीनीकरण होगा, नए प्रयोग होंगे, तो हमारी संस्कृति भी आधुनिक हो सकेगी। संस्कृति में भी नए प्रयोग हो सकेंगे, नवीनता आएगी उसमें भी। तो इनका मानना है कि उसे वाणी देने के लिए, संस्कृति स्वयं तो नहीं बोलेगी, उसके लिए कुछ शब्द निर्धारित होते हैं। तो उसको एक भाषा देने के लिए, एक वाणी देने के लिए उसे रूप में, शब्दों के रूप में प्रकट करने के लिए नए नए शब्दों का आविष्कार करना आवश्यक है। इसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। विश्व में, भारत में, हर स्थान पर विज्ञान ने एक नई दिशा अपनी निर्धारित की है और नई नई परिकल्पनाएं प्रकाश में आ रही हैं। नित्य नई खोजें हो रही हैं, नई नई कल्पनाएं हो रही हैं, और उन कल्पनाओं की पूर्ति करने के लिए जब नए आविष्कार होंगे तो उस आविष्कार को कोई नाम देना पड़ेगा। नाम दिया जाता है। तो उस तकनीकी शब्दावली के, जब विज्ञान के आविष्कार होंगे तो उन तकनीक के माध्यम से होंगे, तो उनके लिए शब्द भी तकनीकी चाहिए। कहने का आशय ये है कि भाषा परिवर्तनशील होती है, उसमें नए शब्दों, रीतियों, मुहावरों, लोकोक्तियों का समावेश होता रहता है। भाषा को अपनी नित्य नव्यता, नव्यता का अर्थ है नयापन, नवीनता की यह प्रवृत्ति बनाए रखनी होगी, तभी व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण विकास होगा। देखिए, ठहरा हुआ पानी भी कहते हैं, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो ठहराव नहीं अच्छा है, चाहे वो जीवन में हो, भाषा में या संस्कृति में। ये पाठ का सार था। अब यहाँ से पाठ आरंभ होता है। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए, रमणीयता का अर्थ है सुंदरता, नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। कोई भी क्षेत्र हो जीवन का, चाहे वह
सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक हो, व्यक्तिगत तौर पर हो, व्यावहारिक तौर पर हो, आध्यात्मिक रूप से हो, किसी भी आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से, किसी भी क्षेत्र में अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का वो क्षेत्र सुंदर लगे, लोग प्रशंसा करें, तो उसमें नित्य नूतनता, अगर एक ही प्रकार से कोई कार्य किया जाएगा तो एक बार प्रशंसा होगी, 2 बार होगी, बार बार उसी कार्य की प्रशंसा नहीं होगी। हम एक तस्वीर को अगर एक बार देखते हैं तो एक बार उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, एक बार हमें वो अच्छी लगेगी, फिर जब हम बार बार देखेंगे तो देखने की आदत हो जाएगी, फिर हमें उसमें प्रशंसा के लिए शब्द भी नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार यदि उसमें कुछ नयापन रोज आता रहेगा तो उसके लिए नए नए शब्द प्रयोग होते रहेंगे, नए नए एक उपमाएं मिलती रहेंगी। इसी को दृष्टि में रखकर ही माघ ने कहा होगा, संस्कृत के महान विद्वान कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं माघ। क्षणे क्षणे यत्न अवताम उपैति तदैव रूपम रमणीताया। क्षणे क्षणे, क्षण क्षण, यन अवताम, जो अवतरित होता है, उपैति उद्भव होता है, या अवतरित होता है मतलब जब कोई वस्तु या व्यक्ति या शब्द नए नए रूपों में अवतरित होता रहता है, वैसे ही उसकी सुंदरता नई होती रहती है। मतलब कहने का तात्पर्य, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में, साधारण भाषा में कहें तो रिपीटेशन, जो पुनरावृत्ति है मनुष्य को, वो नहीं अच्छी लगती है। मनुष्य हर बार कुछ नया चाहता है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। जो रमणीयता का अर्थ है सुंदरता, और नित्य हमेशा अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर आधारित है। नूतनता का अर्थ है नवीनता, नयापन। लेखक कहता है कि सुंदरता के लिए नयापन होना आवश्यक है। एक दूसरे पर ये दोनों आश्रित हैं। सुंदरता और नवीनता शब्द एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। सुंदरता के अभाव में, रमणीयता के अभाव में कोई चीज़ मान्य नहीं होती। कोई भी चीज़ संसार की जिसमें रमणीयता नहीं, जिसमें सुंदरता नहीं, वो संसार में मान्य नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे, जहाँ सुंदरता है वहाँ नवीनता अवश्य होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी सुंदर वस्तु की एक बार हम तारीफ़ करेंगे तो दोबारा उसी की नहीं करेंगे, उसमें फिर कुछ नया हो तब हम करेंगे। तो इसलिए नवीनता और सुंदरता दोनों एक साथ चलती हैं। दोनों एक दूसरे में, दोनों में क्या संबंध है? अन्योन्याश्रित। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरी हैं। सुंदरता भी जरूरी चीज़ है, क्योंकि सुंदरता के बिना कोई वस्तु मान्य नहीं होती है। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की, सर्जक का अर्थ है रचना करने वाला, सृजन करने वाला, सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। क्या करती है? किसी भी कलाकार की कृति में, रचना में, जब कोई रचनाकार है उसकी रचना में मौलिकता की उपलब्धि तभी होती है। मौलिकता मतलब वास्तविकता की उपलब्धि तभी होती है जब क्या होता है उसमें, जब कोई चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा, इसमें छूट गया थोड़ा सा, उपलब्धि सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। क्या कह रहा है लेखक? कि किसी भी रचनाकार के द्वारा जब कोई रचना की जाती है, मौलिक रचना, मौलिक का मतलब वास्तव में उसने स्वयं की हो, तभी वो स्वीकार होती है। अगर उसमें कोई वही चीज़ें वो बार बार सामने रखता है तो उसे समाज स्वीकार नहीं करता, मान्यता नहीं मिलती उसे। मौलिकता कह सकते हैं हम यहाँ पर कि मौलिकता की प्रामाणिकता नवीनता से सिद्ध होती है। हम तभी मानेंगे कि मौलिक है, हमने उसमें कुछ अपनी क्रियात्मकता, अपनी रचनात्मकता दिखाई हो, कुछ नयापन हो उसमें। किसी का देखकर हमने वही उतार दिया तो वो मौलिकता नहीं कही जाएगी, और ना ही उसमें नवीनता होगी। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज वैसे ही आगे नहीं बढ़ पाता, जैसे आगे नहीं बढ़ पाता वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों से परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। जैसे समाज में हमारे, अगर हम आज से 50 साल पहले का समाज देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं थी जो आज नहीं, आज मान्य नहीं है, समाज उनको नहीं मानता, उन्हें सड़ी गली कहकर हटा दिया गया है। तो सड़ी गली परंपराओं से युक्त समाज अगर आगे नहीं बढ़ पाता, उनमें जकड़ा हुआ समाज वहीं बेड़ियों में जकड़ कर रह जाता है
और जिस समाज ने आज तक उनमें परिवर्तन नहीं किए हैं, उनको नहीं हटाया है, वो आज भी वैसे ही जकड़े हुए हैं। परंतु जिन्होंने उसे हटाकर उनके स्थान पर नए विचारों, नई रीतियों को, नई शैलियों को स्थान दिया है, वो आगे बढ़ चुके हैं। वैसे ही भाषा भी अगर हम उसी ढर्रे पर उसे चलाएंगे, उसी रास्ते पर पुराने एक ही तरीके से, तो उसमें भी वही सड़ा गला रूप आ जाएगा। उसमें कुछ नवीनता नहीं आएगी और ना ही वो व्यक्ति के लिए एक उचित साधन बन पाएगी। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। ऐसी सशक्तता तभी अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। लेखक कहता है कि भाषा संपूर्ण समाज की, कोई भी समाज हो, युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। समाज में कितनी भी, युग में कितनी भी चेतना की जाए, कोई भी युग रहा हो, किसी भी युग में अगर समाज में जागृति फैलाई जाती है तो उस जागृति को प्रसारित करने का, स्वीकार करने का माध्यम, एकमात्र जो सशक्त माध्यम है, मजबूत रास्ता है, वो है भाषा। और ऐसी सशक्तता, ऐसी मजबूती तभी मिल सकती है जब उस युग के अनुकूल, अगर हम आज के समय में 100 साल पहले के मुहावरे प्रयुक्त करेंगे तो शायद भाषा हमारी उतनी नवीन नहीं होगी, भाषा में उतना आकर्षण नहीं होगा, परंतु नए मुहावरों का प्रयोग करके भाषा को अधिक मजबूत बना सकते हैं। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। उद्दिष्ट है मतलब इसका उद्देश्य है। भाषा क्या उद्देश्य है? सामाजिक भाव प्रकटीकरण। समाज के जो भाव हैं उन्हें प्रकट करने के लिए सुबोधता, उन्हें आसानी से प्रकट कर सके, ये भाषा का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त उसकी ज़रूरत ही सोची नहीं जाती। भाषा की एक सबसे अधिक आवश्यकता क्या मानी जाती है कि समाज के भावों को, समाज के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सके। ये भाषा का एक उचित कार्य है। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना से प्राप्त अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। इस उपयोगिता की, जो भाषा की उपयोगिता है, उसकी सार्थकता वो तभी सार्थक है, सार्थक का मतलब उसका सही अर्थ, इस उपयोगिता का सही अर्थ तभी निकल सकता है समसामयिक मतलब जो तत्कालीन कह सकते हैं, समय के साथ साथ जो समय चल रहा है उसी के बराबर उस सामाजिक चेतना में, जो समाज में चेतना, समाज में जागृति, समाज में जो विचार हैं, उनको अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं मतलब मिलाकर, उन सबको अपने में मिलाकर, उनकी दुरूहता, जो कठिनाई आ जाए भाषा में, उस कठिनाई को मिटाकर सरलता से बात पहुंचा सके, तब ये उपयोगिता मानी जाएगी भाषा की। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। खासकर हिंदी भाषा के लिए हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में जितनी भी भारत देश में संस्कृतियाँ आईं, चाहे वो मुग़ल हों, चाहे वो अंग्रेज़ हों, जो भी आए, सब ने अपनी अपनी भाषा के, हमारी हिंदी भाषा में हम देखते हैं अरबी फ़ारसी, जापानी, जर्मनी, अंग्रेजी, अनेक भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं और वो इस प्रकार से मिले हैं जैसे कि हिंदी के ही हों। तो इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में ना प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी भाषा का बहुत बड़ा विद्वान हो, पुजारी हो, अपनी भाषा का साधक हो, परंतु उसे इस बात में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी विदेशी भाषा का, किसी दूसरी भाषा का पर्यायवाची हमारी भाषा में सही नहीं मिलता है तो हम ज़बरदस्ती ना करें, ज़बरदस्ती उसके लिए एक नया शब्द बनाने की कोशिश ना करें। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी शब्द हिंदी का नहीं है, ये संकर शब्द है, दो अलग अलग भाषाओं से मिला हुआ है। अब हम इसकी हिंदी बनाएं, नहीं हम तो हिंदी में ही बोलेंगे, इसे हिंदी बनाएंगे तो हिंदी शब्द इसका बहुत कठिन होगा और जो भी है समझने में बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसे हमें भाषा की पूजा या भाषा के प्रति लगाव ऐसा आवश्यक नहीं है। यही भाषा की आधुनिकता है। भाषा की यही आधुनिकता होती है कि अगर हमें किसी दूसरी भाषा का शब्द, रोज़ नए आविष्कार होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए कहा जाए कि सीढ़ी, पहले सीढ़ी को हम सीढ़ी के नाम से सभी जानते हैं, सीढ़ी नाम लेते ही हमारे मन में लकड़ी वाली सीढ़ी आ जाती है। उसके बाद सीमेंट की सीढ़ियाँ बनी, फिर उसके बाद बिजली से चलने वाली लिफ्ट बनी। तो क्या हम लिफ्ट को सीढ़ी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो जिस देश में उसका आविष्कार हुआ उस देश ने जो नाम दिया,
हमें उसी नाम को स्वीकार करना होगा। उसके लिए हम ज़बरदस्ती अपनी भाषा में शब्द बनाएंगे तो एक मजाक बनकर रह जाएगा। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा तभी सजीव है, तभी सार्थक है, जब इस नएपन को, इस नवीनता को वो पूरी तरह ग्रहण करे, आत्मसात करे, अपना माने, उसे अपना मानकर अपना ले। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। भाषा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे म्यूजियम में रख दिया और कभी कभार जाकर उसे देख लिया। ये तो स्वयं सिद्ध एक सहज गति है। ये तो अपने आप चलने वाली एक ऐसी गति है जो समाज के साथ, समाज की धारा के साथ साथ चलती है, और उसमें गति के साथ साथ परिवर्तन भी होते रहते हैं। जिस चीज़ में गति होगी उसमें परिवर्तन अवश्य होंगे। अगर पानी एक जगह पर ठहर जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, परंतु वो चलता रहता है तो उसमें तरह तरह के बहाव देखने को मिलते हैं। उस धारा में अनेक कण, हो सकता खनिज के भी कण आ जाएं, सोना चांदी धातुएं भी मिल जाएं उसमें। तो जब एक जगह पर ठहरा रहेगा तो केवल उसमें कीड़े ही मिलेंगे। जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है, सदा नएपन को ग्रहण करके भाषा आगे बढ़ने वाली वस्तु है। भाषा स्वयं संस्कृति का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निसृत होने पर भी, निसृत का अर्थ है अलग होने पर भी, परिवर्तनशील और गतिशील है। लेखक ने यहाँ पर क्या कहा है कि इसमें बताया है कि आधुनिक नई सांस्कृतिक और वैज्ञानिक गतिविधियों को स्पष्ट करने के लिए भाषा में नए नए शब्दों, प्रयोगों और नए भावों को ग्रहण करते हुए आधुनिकता लाना जरूरी है। लेखक कहता है कि भाषा स्वयं ही भाषा क्या है? स्वयं ही संस्कृति का अभिन्न अंग है, अटूट अंग है, इससे अलग नहीं हो सकता। यद्यपि संस्कृति परंपराओं से क्या होता है कि संस्कृति परंपरा से निसृत होने पर, निसृत का अर्थ है निकलना, उद्भव होना। संस्कृति परंपरा से निकलने पर भी, निकलती हुई आती है भाषा। संस्कृति कहाँ से आती है? परंपराओं से निकलकर। फिर भी गतिशील होने के कारण उसकी गति किसके साथ जोड़ी जाती है? विज्ञान की प्रगति के साथ। विज्ञान की जैसे जैसे प्रगति होती है वैसे वैसे संस्कृति में भी गति आती जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं हैं। लेखक कहता है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव से संस्कृति में अनेक परिवर्तन उत्पन्न हो गए हैं। अतः इन नए सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए प्रचलित जो परंपरागत भाषा का प्रयोग है वो काफ़ी नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। महती का अर्थ है महत्वपूर्ण। लेखक कह रहा है कि हमें इसके लिए क्या करना है? नए नए प्रयोगों, नई नई भाव योजनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की बड़ी आवश्यकता है। हमें इसके लिए प्रयत्न करना होगा। नई सांस्कृतिक वैज्ञानिक प्रगति की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्राचीन स्वरूप पर्याप्त नहीं है। अगर हम प्राचीनता के आधार पर ही चलते रहेंगे तो भाषा हमारी वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। भाषा में कुछ भी नयापन नहीं आ पाएगा। इसीलिए लेखक ने यहाँ पर बार बार भाषा में नवीनता लाने, भाषा के प्राचीन स्वरूप को, ऐसा नहीं है कि उसको हम मिटा दें, परंतु उसमें जब जो 100 साल पहले नियम थे, अगर हम उनको आज मानते हैं, नहीं मान सकते हैं, तो हम भाषा के लिए कैसे सोच सकते हैं कि जो शब्द उस समय थे वही हम आज स्वीकार करें। अगर गुरुकुल शब्द कभी विद्यालय के लिए प्रयुक्त होता था, आज हम गुरुकुल शब्द प्रयुक्त करते हैं तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि उन गुणों के अनुसार उसमें शब्द परिवर्तन हुआ। तो अगर हमें विद्यालय की जगह पर कॉलेज कहते हैं, स्कूल कहते हैं, तो उसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केवल अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी भी भाषा के जो शब्द दूसरी भाषा का हमारी भाषा में सही बैठता है, या कह सकते हैं कि उपयुक्त लगता है, अजीब नहीं लगता, वो हमारी भाषा से अलग नहीं लगता है, उसे स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। भाषा के नए नए शब्दों के प्रयोग के विषय में यहाँ पर लेखक ने बताया है। तो इसके आगे के गद्यांश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर सभी को इतने समझ में आ गया होगा, और जो ना आया हो उसे अलग से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।